हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द घोस्ट ऑफ द इन, यानी सराय का प्रेत। और इसको लिखा है राइटर आर सोलोमन ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द घोस्ट ऑफ द इन, सराय का प्रेत। ये कहानी उन दिनों की है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था और दिल्ली उन दिनों शाहजहानाबाद कहलाती थी। पर हिंदुस्तान दूर दूर के देशों के व्यापारियों के व्यापार का एक अनूठा केंद्र भी था। यहाँ पर बंदरगाहों पर समुद्र के रास्ते काफ़ी सामान आयात एवं निर्यात होता था, यानी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मसलन कच्चे मसाले, लकड़ी, रेशम, दाल, चावल, फल, सब्जी, हथियार एवं लोहे का सामान और सोने का सामान भी। यह सब सामान अलग अलग देशों से यहाँ पर पानी के जहाज के जरिए लाया जाता था। पर पानी के जहाज का रास्ता तो एक रास्ता था, एक और रास्ता था जिससे व्यापारी यहाँ पर आते जाते थे, और वह था जमीनी रास्ता जिससे व्यापारी आते थे ऊँटों और घोड़ों पर। तो फ्रेंड्स, ये कहानी इन तीन व्यापारियों की है जो एक सराय में रुकते हैं। फिर उनके साथ जो जो होता है वह आपको पूरी कहानी में पता चलेगा। एक बार तीन व्यापारी जो अरब देश से हिंदुस्तान में व्यापार के लिए चलते हैं अपने अपने घरों से, वो ये आधा रास्ता ऊँटों पर तय करते हैं और बाकी का रास्ता घोड़ों पर। ये तीन व्यापारी थे अजीज, रिजवान और अहमद। ये तीनों व्यापारी पहली बार हिंदुस्तान व्यापार करने के लिए निकले थे और अपना ऊँटों का सफ़र तय कर उन्होंने 3 घोड़े किराए पर लिए और अपने ऊँटों को घोड़ों के मालिक के अस्तबल में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने अपना सामान घोड़ों पर लादा। इनके सामान में गर्म मसाले यानी लौंग, दालचीनी इत्यादि थे और वह अपना सफ़र जल्दी जल्दी तय करना चाहते थे और शाम लगभग होने पर थी। मैं आपको बता दूं कि उन दिनों में दिल्ली तक पहुंचने के लिए आपको कई जंगलों का सामना करना पड़ता था, यानी कई जंगल पार करने पड़ते थे। और उन दिनों सिर्फ रुकने के लिए कोई होटल या धर्मशाला नहीं होती थी, सिर्फ सराय में ही आप रुक सकते थे। आज इन्हीं सरायों के नाम हैं जिया सराय, कटवारिया सराय, सराय काले खां इत्यादि। ये तीनों ने अपने अपने घोड़ों की तेजी बढ़ाई पर वह आखिरी जंगल पार नहीं हो पाया। और अजीज ने कहा, सुनो साथियों, रात काफ़ी घिर जाने पर है और अंधेरे की वजह से हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देगा। हमें आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। इनमें अहमद थोड़ा डरपोक था। वह बोला, अजीज भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? इस वीरान सुनसान जंगल में रात बिताना? आपको नहीं पता कि इस जंगल में कई जंगली जानवर होंगे जो रात को ही बाहर निकलेंगे और फिर इस घने अंधेरे जंगल में न जाने आपको क्या मिल जाए। पर अजीज ने कहा, डरो मत, हम रात भर आग जलाकर रखेंगे और तुम अहमद सो जाना। मैं और रिजवान रात भर जाकर पहरा देंगे और हम सबके पास अच्छे पैने तेज हथियार हैं। इससे किसी भी स्थिति का मुकाबला करना हमारे लिए आसान रहेगा। यह सुनकर अहमद की जान में जान आई और फिर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। पहले खाना खा लेना चाहिए, रिजवान बोला, पर पहले क्यों ना हाथ धो लिए जाएं। मुंह एवं हाथों में धूल मिट्टी बुरी तरह घुस गई है, अजीज बोला। ठीक है, पर मैं यहीं बैठता हूँ, तुम लोग पानी ले आओ। वह दोनों, रिजवान और अजीज, दोनों पास के तालाब से पानी ले आए। उन्होंने अच्छी तरह हाथ मुंह धोया और फिर अजीज ने कहा, चलो लकड़ी चुनकर आग जलाई जाए। आग जलाकर वह सब आग के इर्द गिर्द बैठ गए। सब ने अपने अपने थैलों में से चादरें निकालकर बिछाई और भोजन करने बैठे। बिरयानी, मुर्ग और सब्जी, शाही कबाब और भी बहुत कुछ। सब लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और खाना खाना शुरू किया। तत्पश्चात गर्म कबाब का स्वाद लेते हुए अहमद बोला, वाह रिजवान भाई, यह कबाब तो बहुत ही स्वादिष्ट है। रिजवान ने कहा, यह मेरी बीवी ने बड़ी तरकीब से मुर्ग के गोश्त को रात भर पकाकर बनाए हैं। वाह, अति स्वादिष्ट, अहमद फिर से बोला। सब लोगों ने खाना खाया और फिर बाकी बचे कुचे खाने एवं मुर्ग की हड्डियों को फेंकने की बारी आई ताकि वह सब कुछ साफ करके सब लोग सो सकें। अजीज और रिजवान ने अहमद से कहा, जाओ ये हड्डियां और ये बचा खाना यहाँ से दूर किसी झाड़ी में फेंकाओ और उसको मिट्टी से दबा देना ताकि उसकी खुशबू सियार व गीदड़ों को ना लगे। अब अहमद ने हाँ तो किया, पर वह निहायत ही डरपोक एवं आलसी था।
उसने इन हड्डियों को थोड़ी ही दूरी पर उन दोनों की नजरों से बचाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे फेंक कर भाग आया और तुरंत आग के पास आकर बैठ गया। अजीज बोला, तो हो गया काम पूरा? जी हाँ भाई, मैंने सारा सामान मिट्टी में गाड़ दिया है। अजीज ने कहा, चलो बहुत अच्छा, तो फिर रिजवान हम लोग अहमद को सोने देते हैं और रात भर पहरा देंगे। यह कहकर उन्होंने घोड़ों पर लदे कुछ सामान में से 3 कंबल निकाले और एक एक कंबल अजीज ने सबको दिया। क्योंकि तालाब के नजदीक होने के कारण और अक्टूबर के महीने के आखिरी दिनों के होने के कारण सर्दी रात में बढ़ गई थी। फिर रिजवान बोला, अजीज भाई, पहरे के लिए हमें अपनी अपनी तलवारें निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, अजीज बोला, और फिर कंबल अपने शरीर पर लपेटे हुए रिजवान अपने चमड़े के थैले में से 2 तलवारें ले आया और दोनों पहरा देने में मशरूफ हो गए। फिर रात के तीसरे पहर रिजवान ने अजीज को सो जाने के लिए कहा, पर जंगल का डर और अनजाने खतरों से अपने सामान की रखवाली करने की चिंता अजीज को खाए जा रही थी। कोई बात नहीं रिजवान, हम सुबह जब अपनी मंजिल पर होंगे तब मैं आराम से सोऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मगर एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने अपने अपने घोड़ों को बहुत ही नजदीक वाले पेड़ के साथ बांधा हुआ था और घोड़ों के बारे में कहा जाता है कि घोड़ों को किसी भी जंगली मांसाहारी या नरभक्षी जानवरों का और विषैले जीवों तक का, यहाँ तक भूत प्रेत के आने का भी पता चल जाता है। इसलिए अजीज कहीं ना कहीं थोड़ा निश्चिंत था कि घोड़ों ने ऐसी कोई हलचल अब तक नहीं की और वे शांत होकर आराम कर रहे हैं। आग की रोशनी में वे अपने आप को और सिर्फ घोड़ों को ही देख पा रहे थे, बाकी सब जगह घना अंधेरा था। कभी कभी दूर किसी उल्लू की आवाज उनके कानों में पड़ती तो दोनों अपनी तलवारें तान लेते थे, पर सब कुछ रात भर ठीक ही रहा और सुबह हो गई। 2 लोग तो रात भर जागे ही थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले अहमद को उठाकर हाथ मुंह धोने के लिए कहा और अहमद ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया और करीब सुबह 5 बजे वह सब सामान लाद कर अपनी तलवारें फिर से म्यान में रखकर अपने घोड़ों को दौड़ाकर वहां से चल दिए। वह अपने घोड़ों को जल्दी जल्दी दौड़ा रहे थे कि वह दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाएं और वे आधे रास्ते ही होंगे कि तभी अहमद चिल्लाया, साथियों, मुझे एक बाजार दिखाई दे रहा है। हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। उन तीनों ने अपने घोड़ों को हवा की तेजी से दौड़ाकर बाजार पहुंचकर ही दम लिया। अजीज बोला, यहाँ पास की सराय का मालिक मुझे जानता है, उसका नाम करीम है, करीम खान। वह अक्सर एक दुकान पर दोपहर के समय होता है, उससे मिलकर सराय में अपना सामान रखकर नाश्ता करते हैं। बहुत अच्छा, अहमद बोला। यह सब कहकर अजीज ने अपने थैलों को कंधे पर उठाकर वहां से चलना शुरू किया। कुछ ही देर में वह एक दुकान पर पहुंचा। वहां करीम खान उसे मिल गया, जो सराय के लिए राशन ले रहा था। उसे देखते ही अजीज बोला, खुशामदीद मेरे पुराने दोस्त, कैसे हैं आप? करीम खान ने तुरंत अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर अजीज को गले से लगाया और उसको वहां सही सलामत पहुंच जाने के लिए बधाई दी। तो प्यारे दोस्त, कैसा रहा तुम्हारा सफर? करीम बोला। बस अच्छा था, अजीज ने जवाब दिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक सही सलामत पहुंचना क्या कोई कम काम था? अजीज भाई, आओ सराय चलें। मैं ये सामान यानी कि राशन अपनी बग्घी में रखवा दूं, फिर साथ में सराय में चलते हैं। तुम अकेले ही आए हो? करीम बोला। नहीं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और हैं। वे उस पुरानी मीनार के पास मेरे घोड़ों के पास खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओह, तो तुम तीनों घोड़ों पर आए हो? चलो बहुत अच्छा, मगर फिक्र मत करो, मेरी सराय का अस्तबल भी काफी बड़ा है, तुम्हारे घोड़े वहां आराम कर पाएंगे। आओ चलें। यह कहकर वे दोनों रिजवान और अहमद के पास गए। अजीज ने दोनों की मुलाकात करीम खान से कराई और फिर 5 लोग सराय की तरफ चल पड़े। सराय को देखते ही अहमद दंग रह गया। वह काफी बड़ी सराय थी और वहां और व्यापारियों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। सहसा रिजवान ने पूछा, करीम भाई, कृपया करके बताएं, ये भीड़ इतनी ज्यादा क्यों है? करीम ने कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि ये अंतिम महीनों में से एक महीना है, यानी कि पूरे साल के अंतिम महीनों का एक महीना यानी अक्टूबर है, और सभी व्यापारी अपना बचा हुआ सामान भी बेचना चाहते हैं, इसलिए हर साल यहाँ पर भीड़ होती ही है। मैं आप लोगों के लिए एक कमरे का इंतजाम किए देता हूँ। यह कहकर करीम वहां से चला गया और वे तीनों फिर से देश देश के उन व्यापारियों की भीड़ को देखने लगे। करीब 20 मिनट बाद एक उदास चेहरे के साथ करीम वापस आया और कहा, भाइयों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, सराय में एक भी कमरा खाली नहीं है और फिर सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है और मैं असमर्थ हूँ क्योंकि इस बार
व्यापारियों ने 2 गुने दामों पर पहले ही आकर अपने अपने कमरे अपने लिए आरक्षित कर लिए थे। क्योंकि आप पहली बार इस उत्तरी भारत में व्यापार के लिए आए हैं, तो इसलिए ये बात आपको पता नहीं थी। देखिए, अगर कुछ हो सके तो, अजीज बोला। कुछ सोचकर करीम बोला, मैं एक बार और अपने खजानची यानी कैशियर से पूछता हूं कि अगर कोई कमरा किसी व्यापारी ने किसी भी कारणवश छोड़ दिया हो तो। फिर से करीम मुड़ा और खजानची के कमरे की तरफ चल पड़ा। इस बार करीम सिर्फ 5 मिनट में ही वापस आ गया और कहा, भाइयों, कोई कमरा नहीं है। और कहा, किसी व्यापारी ने कोई कमरा किसी भी कारणवश नहीं छोड़ा है, पर हाँ, मेरे खजानची ने एक कमरा अलग से आपको देने के लिए कहा है। और उसने कहा, करीम साहब, अगर वो आपके पुराने दोस्त हैं तो वह उस कमरे में रुकने के लिए राजी हो जाएंगे। मगर कौन सा कमरा? अहमद उत्सुकता से बोला। माफ कीजिएगा जनाब, वह कमरा हमारे असबल को संभालने वाले अब्दुल्ला का है। वह बीमार हो जाने की वजह से कुछ दिनों की छुट्टी पर है, और वैसे भी आप व्यापार के सिलसिले से हैं तो लंबे समय तक रुकेंगे नहीं, इसलिए मैं उस कमरे को सब लोगों के लिए साफ कराए देता हूँ। मगर आपको थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, क्योंकि यह मुख्य सराय से थोड़ी दूरी पर असबल के नज़दीक है। तो बताएं जनाब, फिर मैं इसको आपके लिए आरक्षित कर दूं? अजीज भाई, कुछ तो बोलिए, क्या मैं आपके लिए यह कमरा रख लूं? तीनों ने कहा, हमें कुछ वक्त दीजिए जनाब, हम आपस में बातचीत कर लें। ठीक है, करीम ने कहा, मैं खजानची के कमरे में हूं, जब आप आपस में मशवरा कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। जी हाँ, अजीज बोला, और फिर तीनों बातचीत में मसरूफ हो गए। अहमद बोला, अजीज भाई, मैं तो कहता हूं यहां से निकल चलें और किसी और सराय में चाहे दुगने दाम देने पड़े दे देंगे और वहीं रुकते हैं। क्या कहते हो, बोलो? पर भाइयों, क्यों ना एक बार इस कमरे को भी देख लें, क्योंकि मेरे हिसाब से हाथ आए हुए मौके को छोड़ना किसी भी तरीके की अक्लमंदी नहीं होगी। और क्या पता साल के इन अंतिम महीनों में हमें और कहीं भी जगह ना मिले। क्या कहते हैं आप लोग? रिजवान अजीज की बात समझ गया और बोला, ठीक कहते हो भाई, यही किया जाए। पर अहमद शायद इस निर्णय से खुश नहीं था और इसलिए चुप ही रहा। अजीज अब अकेला ही खजानची के कमरे में पहुंचा और करीम को वह कमरा खुलवाने के लिए कहा। करीम ने ताली बजाकर अपने एक नौकर को बुलाया और उन सबका सामान उठवाकर कमरे में रखने के लिए कहा। वे तीनों अब कमरे की तरफ चल पड़े। वहां के अस्तबल में उन्होंने खासे तगड़े अरबी और विदेशी नस्ल के घोड़ों को भी देखा, पर उन्हें तो अपने कमरे की ही आस थी। फिर अस्तबल से थोड़ा आगे चलकर एक बड़ा सा कमरा उनको दिखाई दिया, जो चारों ओर बड़ी दीवार से घिरा था। वैसे तो यह दीवार सराय के चारों ओर ही थी। फिर एक बड़ा सा ताला खोलकर करीम के नौकर ने उन्हें कमरा दिखाया, पर वहां एक गड़बड़ थी। बिस्तर एवं पलंग सिर्फ एक था, क्योंकि वह घोड़ों की देखभाल वाला शख्स अब्दुल्ला अकेला ही रहता था, इसलिए पलंग एक ही था। तपाक से अजीज ने कहा, अरे भाई सुनो, यह तो एक ही बिस्तर है, बाकी 2 लोगों का क्या? फिक्र ना करें जनाब, मैं 2 बिस्तर और लगा दूंगा। फिर ठीक है, जल्दी करो और हमें कुछ खाना है। जनाब, आप जरा बताएंगे कि आप यहां कितने दिन रुकेंगे? करीम का नौकर बोला, 3 दिनों तक, और चौथे दिन हम यहां से अपने मुल्क रवाना हो जाएंगे। नौकर बोला, अच्छा, तो फिर आप यूं करें, आप तीनों के हिसाब से सब लोगों के रहने खाने के लिए 6 अशरफियां बनती हैं, वे आप खजानची के पास जमा करा दें। फिर आप जो कहेंगे वैसा नाश्ता आपको मिलेगा। चाहे तो सब लोगों के साथ खाएं या अकेले इस कमरे में। सब लोगों के साथ मतलब? अहमद बोला, मतलब ये जनाब कि बाकी सब व्यापारियों के साथ बड़ी सी मेज पर सजा हुआ खाना, या फिर वही खाना अलग से आपको इस कमरे में मैं भिजवा दूंगा। और अगर आपने कुछ भी अलग से मंगवाना हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तुम अभी जाओ, हम आराम करके आते हैं, और उससे पहले यहां बिस्तर लगवा दो। और वह नौकर थोड़ी देर में 2 बिस्तर अलग से लेकर आया, 2 लकड़ी की चारपाई के साथ, और उन लोगों के लिए 2 बिस्तर और लगा दिए। सहसा रिजवान बोला, नाश्ते में क्या क्या है और नाश्ता कब लगेगा? क्योंकि नाश्ता करके हम व्यापार संबंधी काम के लिए बाजार जाना चाहेंगे। 1 घंटे बाद जनाब, आप नाश्ते के लिए आए। नाश्ते में आपको सब कुछ मिलेगा। मुर्ग, भुना हुआ, तंदूरी, तला हुआ, समुद्री भुनी मछली,
बड़ी एवं छोटी बिरयानी, 4 किस्म की, कीमा पराठा, आलू की भाजी, भिंडी मुर्ग, माश की दाल, पिस्ते वाली रोटी, हर किस्म के फल, काजू, बादाम, चिलगोजे और शराब भी। बहुत अच्छे, सब कुछ बेहद उम्दा है। हम नाश्ते की मेज पर मिलेंगे तुमसे। अब 1 घंटा हम आराम करना चाहेंगे। और कुछ ही देर में उन तीनों को नींद आ गई और वे पूरे 1 घंटे तक सोते रहे। फिर वह सब 1 घंटे बाद उठकर नहाए और नाश्ते की मेज पर पहुंचे और डट कर तगड़ा नाश्ता किया। आखिर में थोड़ी खीर खाते हुए रिजवान बोला, अजीज भाई, करीम भाई को वह 6 अशरफियां तो दे दो पेशगी के लिए। अरे हाँ अहमद, ऐसा करो, तुम ये 6 अशरफियां खजांची को दे आओ, क्योंकि अंत में तो उसे ही ये हिसाब देना है। अहमद उठा और 6 अशरफियां खजांची को देने चल पड़ा। वहां देखा तो करीम भाई कुछ हिसाब किताब कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों ने अहमद की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ अहमद आओ, कहो पसंद आया कमरा? जी हाँ, बहुत उम्दा, बहुत ही बढ़िया। दोनों मुस्कुरा दिए। फिर अहमद बोला, यह लीजिए, हम तीनों की है 6 अशरफियां। अरे यह सब क्या है अहमद मियाँ? करीम बोला, तुम सिर्फ 4 अशरफी ही दे दो भाई, और फिर आप लोग तो हमारे मेहमान ठहरे। अजीज भाई को कहना सिर्फ 4 ही काफ़ी हैं। जी शुक्रिया, अहमद बोला। और सुनो अहमद, मेरे नौकर ने बताया तुम व्यापार के लिए बाजार जाओगे, तो फिर जल्दी करो, क्योंकि दिन ढलने से पहले व्यापार कर लेना ठीक रहेगा, वरना बहुत चीज़ों का रंग और नाप तुम्हें पता नहीं चलेगा। जी बहुत अच्छा। और अहमद वहां से चला गया। तीनों तैयार तो थे ही, वह अपने अपने व्यापार वाले सामान को एक घोड़ा गाड़ी में रखवा कर बाजार पहुंचे। तीनों का थोड़ा थोड़ा सामान यानी कि 30 से 35% सामान बिक गया और अच्छा मुनाफा भी हुआ। और फिर शाम होते होते तीनों घोड़ा गाड़ी में वापस सराय पहुंचे। तब तक रात का खाना बड़ी मेज पर लग चुका था। तीनों ने डट कर खाना खाया और सोने के लिए अपने असबल वाले कमरे के पास चल पड़े। मगर अब एक अजीब भयानक किस्म की गंध उन्हें असबल के पास से आई, जो कि सुबह नहीं आ रही थी। पर उन तीनों को लगा शायद घोड़ों के गोबर की वजह से उन्हें ये अजीब-ओ-गरीब गंध आ रही है, और वे जाकर अपने कमरों में सोने की तैयारी करने लगे। अजीज ने कहा, रिजवान, यह कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लो। मैं एक रोशनी के लिए एक छोटी सी शमा भी जला देता हूँ, ताकि कमरे में घुप अंधेरा ना हो। और फिर शमा जलाकर तीनों सो गए। करीब 11:30 बजे वह सोए होंगे और करीब रात के तीसरे पहर रिजवान की आंख एक हल्की सी गुर्राहट से खुल गई। तभी उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसने जलती हुई शमा के पीछे एक खौफनाक चेहरे को देखा, जो इन्हीं तीनों की तरफ देख रहा था। ये देखते रिजवान चिल्लाया, कौन हो तुम? वह और जोर से गुर्राया। इससे बाकी 2 शख्स भी उठ गए और उन दोनों की नजर भी शमा वाली दीवार पर पड़ी। पर अब यह प्रेत दीवार से बाहर आकर उनके सामने पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। और वह चिल्लाया, गधो, बेवकूफो, अक्ल के अंधो, क्या करके आए हो तुम उस जंगल में? अजीज इन सब में सब्र वाला और चालाक था। वह समझ गया था कि अहमद ने कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करी है। अजीज बोला, प्रेत महाराज, आप कौन हैं और हम लोग आपके गुनाहगार कैसे हैं? कृपया करके बताएं। बेवकूफ़ो, तुम में से एक ने मेरे घर पर मुर्ग की हड्डियां और बचा कुचा खाना क्यों फेंका? तुम्हें मेरा घर कूड़ा घर नजर आया? ये देखो, ये जो बुरी तरह मुझे देखकर कांप रहा है ना। और फिर प्रेत ने अपनी एक उंगली, जो बड़े नाखून और भालू जैसे बालों से ढकी हुई थी, अहमद की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है वो गधा। तुम लोग निहायत ही घटिया और बेकार हो। प्रेत बोला। अहमद ने माफ़ी के अंदाज में हाथ जोड़ा और हिम्मत करके पूछा, प्रेत महाराज, कृपया करके मुझे मेरी गुस्ताखी के बारे में बताएं, ताकि मैं आपको पूरी बात बता सकूं। गुर्र, वह फिर गुस्से से गुर्राया और बोला, तो सुनो, जिस बरगद के पेड़ पर तुमने हड्डियां डाली थी वह मेरा बहुत पुराना घर है और मैं वहाँ 100 साल से रह रहा हूँ। मैंने वहाँ पर बहुत से व्यापारियों को देखा है। आज तक ऐसी घटिया हरकत किसी ने नहीं करी। तो अब बताओ, क्या जवाब है तुम्हारे पास? अहमद मियाँ, प्रेत व्यंग कसता हुआ बोला। अहमद हकलाता हुआ बोला, प्रेत महाराज, मैं बहुत ही डरपोक किस्म का शख्स हूँ। रात में मुझे उस जंगल में डर लग रहा था, बस इसलिए जल्दबाजी में यह गलत काम मुझसे हो गया। पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी।
वह फिर गुर्राया और बोला, आइंदा तुम तीनों जिंदा रहोगे तब ना। अजीज को तुरंत एक तरकीब सूझी। वह बेहद समझदार और सब्र वाला भी था। वह बोला, प्रेत महाराज, अगर आप हमें माफ कर दें तो हम उस पेड़ के पास आपके लिए फल एवं मिठाइयाँ रख देंगे, जो आप हमें कहें, और जब जब हम यहाँ आएंगे तब तब हम आपके लिए कोई ना कोई उपहार जरूर लेते आएंगे। मगर प्रेत पर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सहसा ही रिजवान के मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसने प्रेत को बुरी तरह से गंभीर कर दिया। रिजवान ने कहा, प्रेत महाराज, हम सभी अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं और उनके इकलौते बेटे भी हैं, और आप भी तो हमारे पिता समान हैं। आपके बड़े होने के नाते आपको हम लोगों को माफ कर देना चाहिए। इस बात से प्रेत गंभीर सोच विचार में पड़ गया और कुछ देर बाद बोला, अगर सच में तुम मेरे बेटे होते तो अक्लमंद, बहादुर और समझदार होते। चलो, मैं एक काम कर देता हूं तुम्हारे लिए, तुम तीनों को माफ करने के लिए। वह क्या? तीनों एक साथ बोले। अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे दो तो। मगर सवाल क्या होंगे? क्या वे कठिन होंगे? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, प्रेत बोला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। ठीक है, अजीज बोला। आप सवाल पूछे प्रेत महाराज। तो सुनो। पहला सवाल, वो क्या चीज है जो दुनिया की सबसे मीठी चीज है? यानी कि दुनिया की सबसे मीठी चीज आखिर क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है और वह तुम्हारा घोड़ा बिल्कुल नहीं है? तीसरा सवाल, वो क्या चीज है जो आसमान, धरती और किसी भी जगह हम में से किसी को भी छू सकती है और वह तुम्हारे कपड़े नहीं है? ये 3 सवाल पूछने के बाद प्रेत ने तीनों को हिदायत दी कि अगर उन्होंने इन तीनों सवालों के जवाब किसी से भी पूछने की हिमाकत की तो ये सवाल बेकार हो जाएंगे, और ये हिदायत भी दी कि उसके बारे में, यानी प्रेत के बारे में, वह किसी को कुछ न बताएं, और वह ये तीनों सवालों के जवाब सिर्फ आपस में मशवरा करके ही हल कर सकते हैं। किसी भी सूरत में इन आज्ञाओं का उल्लंघन मौत ही होगा। और प्रेत ने चिताया कि वह अब से तीसरी रात इसी समय फिर से आएगा और अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे लेगा, और किसी भी सूरत में उन्होंने अगर भागने की कोशिश की तो वह कोशिश भी बेकार होगी। बस ये कहकर प्रेत अदृश्य हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था द घोस्ट ऑफ देन यानी सराय के प्रेत का फर्स्ट पार्ट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ये देखना होगा कि अजीज, रिजवान और अहमद को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल पाए या नहीं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए वेट कीजिए थोड़ा सा और तैयार रहिए इसके सेकंड पार्ट के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे सराय के प्रेत के नेक्स्ट पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।